Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with our next type of thing with relative pronouns. So in my previous video I have told you the introduction of relative pronouns, that what is relative pronouns and कौन से relative pronouns हैं. I have told you that. Okay, so let me recap that. You have to see that video for understanding this clearly. रिलेटिव प्रोनाउन की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको देखनी होगी. एंड आई एम इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू इन वेरी ब्रीफ. ओके, सो लेट्स डू दैट इन ब्रीफ. सो फॉर दैट यू शुड नो दैट टोटल कितने होने चाहिए. टोटल रिलेटिव प्रोनाउन जो है, टोटल दैट इज 10. दैट इज 10. देयर आर टोटल 10 relative pronouns. But we use only the relative pronouns that we use is only 5. Means total there are 5 and those we use is 5. Means total 10 है और जो हम use करते हैं वो 5 है. मतलब total 10 है, this we use and this we don't use. Means 1 2 3 4 and 5. ये हम 5 use करते हैं और ये 5 जो है हम यूज नहीं करते. आई थिंक आई शुड राइट दैट ऑल्सो. लाइक द रिलेटिव प्रोनाउंस दैट वी यूज इज वो, विच. These all are relative pronouns that we use. That's why I have marked tick here. Which, whom. Let me write this clearly because I hope this is very congested here. So let me write that clearly. So जो हम use करते हैं, the thing that we are going to use is this, and things that we are not going to use is this. So tick and wrong वाले आपको पता होने चाहिए कि ये हम use करते हैं, ये हम use नहीं करते हैं. So first is who. ये जो है वो हम use करते हैं. Who, which, whom, whose and that. These 4 words are known as WH words. WH words. But that is not a WH words. WH words कौन से होते हैं? जिसके स्टार्टिंग में WH होता है, like who, which, whom, whose. इन सब में आगे WH words हैं. So जो 5 हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं वो कौन कौन से हैं? That is what, when, where, how. How is also not a WH word. Okay, so how और that जो है वो WH words नहीं है. बाकी 4 जो है ये WH words हैं. ओके, सो ये हम यूज करते हैं और ये हम यूज नहीं करते. सो हम इस पर्टिकुलर वीडियो जितने भी मैं रिलेटिव प्रोनाउंस के पार्ट बनाऊंगी उनमें वी आर गोइंग टू स्टडी दीज. ओके, नॉट दीज. दिस इज जस्ट फॉर टेलिंग यू दैट ये हम यूज नहीं करते हैं एंड ये हम यूज करते हैं. टोटल 10 है, मीन्स 5 दिस 5 दिस. सो दैट्स व्हाई रिलेटिव प्रोनाउंस आर 10 इन टोटल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ अब ये क्यों नहीं यूज होते, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था. सो यू हैव टू चेक दैट ऑल्सो because I'm not going to tell you the whole concept here only. And I have told you कि WHO means वो के कितने, मैंने आपको 3 points बताए थे कि ये जो है वो conjunction का काम भी करता है. मीन्स 2 sentences को join और add करने का काम भी करता है. एंड ये जो है वो pronoun का काम भी करता है. as who is used instead of noun, so ये pronoun का काम भी कर रहा है. एंड what else, ये जो है वो प्रोनाउन का काम भी कर रहा है. ये 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन भी कर रहा है. एंड इट इज यूज्ड एज अ कंजक्शन आल्सो, इसलिए हम उसको कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं. ओके, एंड ये डबल वर्क करता है प्रोनाउन और कंजंक्शन का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. सो इन्हीं को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. और रिलेटिव प्रोनाउंस जो वो नाउन और प्रोनाउन से, जब नाउन और प्रोनाउन उनसे पहले लगे हों, मतलब who, which, whom, whose, that, इनसे पहले अगर नाउन या प्रोनाउन होगा यहाँ पे वर्ड, देन
that word is called antecedent. Okay, let me tell you in brief. ये जो मैं जितना भी मैंने अभी आपको बताया antecedent तक, I have told that in my previous video of introduction. Okay, like I have given you example. I met Hari. Okay, Hari had just returned. Hari had just returned. So here this is a sentence where I haven't used who. Okay, so यहाँ पे हम अगर इस फुल स्टॉप को हम रिमूव कर देंगे एंड वी विल बी राइटिंग WHO मीन्स who इंस्टेड ऑफ हरी. हरी की जगह अगर हम who लिखेंगे, लाइक लेट मी चेंज दिस. I met Hari. Okay, who had just returned. So इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने हरी को मतलब एक नाउन को हटाकर हमने एक प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, मीन्स प्रोनाउन यूज किया. सो अगर हम नाउन की जगह पे कुछ और यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन. अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन. सो यहाँ पे इसने प्रोनाउन का काम भी कर दिया. आई मेट हरी फुल स्टॉप है और हरी हैड जस्ट रिटर्न, ये दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं. इनको फुल स्टॉप हटाकर वो लगाकर ये कंजंक्शन की तरह भी यूज हो गया और दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन भी हो गई. सो ये पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था. यस, एंड व्हाट इज एंटीसीडेंट हियर. सो WH मीन्स वो से पहले जो है वो हरी है. हरी इज अ नाउन, यू ऑल नो. सो नाउन या फिर इधर प्रोनाउन भी होता, या यहाँ पे नाउन है तो इस वर्ड को, इस पर्टिकुलर वर्ड को हम एंटीसीडेंट कहते हैं. एंटीसीडेंट. ओके, अगर यहाँ पे कोई और होता, लाइक अगर यहाँ पे होता दैट से पहले बुक तो भी. एंड इफ आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ नॉट WH वर्ड्स बट a new word, means not a new word but a relative pronoun word, that is that. Okay, so the example is I am just writing that sentence, I am not changing, I will not be showing it that मैंने कैसे change किया, मतलब मैंने full stop को हटाकर you से पहले जो है वो that लगा दिया. I am just writing the sentence where I have used that. Like this is the sentence. Here is the book. Here is the book that you lent me. Book that you lent me. So you all know that is a relative pronoun. और relative pronoun से पहले अगर noun या pronoun हो तो जो है ये this is also a noun. So इसको हम antecedent कहते हैं. Antecedent. So I hope this antecedent is clear to you. Now let's move on to our concept, that is of forms of the relative pronouns. Okay, now of forms क्या होती हैं. I have told you in my previous videos of adjectives, I guess, जहाँ पे मैंने आपको बताया था nominative, genitive and accusative. Not adjectives but I guess articles. In video I have told you. Okay, so nominative, genitive and accusative. Nominative को मैंने आपको बताया था subject, subjective या सब्जेक्ट के लिए यूज होने वाला. जेनिटिव मैंने नहीं बताया था. जेनिटिव होता है किसी की ओनरशिप के लिए या फिर किसी की पोजेशन के लिए. सो ओनरशिप के लिए. और जेनिटिव, दिस फॉर्म जेनिटिव में अगर आपको पता लगना चाहिए कि जेनिटिव कैसे है तो अपोस्ट्रफी लगती है. ओके, दिस फॉर्म ऑफ द, लाइक इफ आई विल राइट वन एग्जाम्पल, दिस इज Ram's umbrella. Ram's umbrella. This is a sentence. Okay. So genitive मैंने आपको बताया नहीं था ये वाली फॉर्म. So genitive जो है वो ये वाली फॉर्म है जिसमें possession या ownership को हम दिखाते हैं. Okay. And it is always denoted with apostrophe. Means apostrophe जो है वो ये होती है. Like I have written this Rams and this sign means this sign is known as, this upper comma you can say is known as
अपॉस्ट्रफी, सो ये इससे डिनोट होता है। सो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज राम्स अम्ब्रेला। ओके, जेनेटिव का एग्जाम्पल है, दिस इज राम्स अम्ब्रेला, मीन्स राम्स अम्ब्रेला, ये जो इसका अम्ब्रेला है, राम का जो अम्ब्रेला है, राम्स अम्ब्रेला is equals to the umbrella belonging to Rama. The umbrella, let me write this clearly. Wait. So, what I have written one sentence, that is, so I have written this where I have written first example that I have erased earlier. So, what's the example? Example is, this is Rama's umbrella. We are talking about genitive. Okay, genitive की हम बात कर रहे हैं. So, what is this? This is Ram's umbrella. ये जो है वो राम का अम्ब्रेला है. So, आपको पता है कि जेनेटिव, ये याद रखना कि जेनेटिव फॉर्म में हमेशा अपॉस्ट्रफी लगती है. मतलब ये जो राम के ऊपर जो ये कमा है, इसे हम अपॉस्ट्रफी कहते हैं. दिस इज स्पेलिंग. ओके, हम इसे अपॉस्ट्रफी कहते हैं. सो अपॉस्ट्रफी लगती है, वहां पे जेनेटिव होता है, एंड इट इज यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप और पोजेशन. ओके, सो दिस इज राम्स अम्ब्रेला, मतलब राम का अम्ब्रेला जो है वो इक्वल्स है द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम. मतलब राम्स अम्ब्रेला, यहाँ पे दो राम तो नहीं है, एक ही पर्सन है राम. अपॉस्ट्रफी लगाकर इसका प्लूरल नहीं हो गया ये, इससे इसकी ओरिजिनलिटी मतलब इसका ओनरशिप पता चल रहा है कि हाँ ये अम्ब्रेला जो है वो राम को बिलोंग करता है. द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा. ओके, ये अम्ब्रेला जो है वो राम को बिलोंग करता है, इसलिए हमने राम्स लिखा है. ओके, अपॉस्ट्रफी डाली है. बट दिस इज द एग्जाम्पल टू सेटिस्फाई दिस जेनेटिव टर्म. सो नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग. इसे हम पोजेसिव और जेनेटिव केस दोनों कहते हैं. ओके, द पोजेसिव आंसर, लाइक अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, वूज अम्ब्रेला, किसका अम्ब्रेला है? वूज अम्ब्रेला. सो यू विल सिंपली से रामास. राम का अम्ब्रेला है तो रामास का अम्ब्रेला है ना. ओके, सो अपॉस्ट्रफी डालकर हमने एस डाल दिया, मतलब किसका है? इसका अम्ब्रेला है. नाउ दिस पोजेसिव, इसको हम पोजेसिव केस भी कहते हैं. ओके, लेट मी tell you one more thing about genitive, that is, it is also known as, you can say genitive also and you can say possessive also. So इसे हम कैसे पता लगाते हैं? So genitive मैंने आपको बता दिया क्या है. अब जो genitive केस है वो बस possession की स्पेलिंग ये है जो मैं वर्ड बार बार बोल रही हूँ, possession and ownership. possession and ओनरशिप के लिए हम जेनेटिव केस यूज करते हैं. मींस दिस केस हम यूज करते हैं इन दो चीज़ों के लिए. बट एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि जो पोजेसिव केस है, मतलब यही जेनेटिव केस जो है वो हमेशा पोजेशन को नहीं दिखाता, हमेशा, नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन. इट इज़ यूज टू डिनोट, ये जो है वो ओरिजिन को, काइंड को एंड ऑथरशिप को भी डिनोट करता है. इट इज ऑल्सो, दिस इज एडिशन टू दिस, ये जो है वो ओरिजिन को भी बताता है, डिनोट करता है, काइंड को भी डिनोट करता है कि कितने प्रकार के काइंड्स पढ़ते हैं हम. ऑथरशिप, ना व्हाट इज ऑथरशिप? इन इंग्लिश बुक्स यू हैव हर्ड द वर्ड ऑथर, मतलब राइटर. सो राइटर के लिए भी हम जेनेटिव केस यूज करते हैं जहाँ पे हम अपॉस्ट्रफी लगाते हैं. नाउ व्हाट आर एग्जांपल ऑफ दीज? ओरिजिन, काइंड एंड ऑथरशिप के. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि जेनेटिव केस जो है पोजेशन एंड ओनरशिप के साथ साथ ओरिजिन, काइंड एंड ऑथरशिप के लिए भी यूज होते हैं. एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दीज? लाइक if I have to say one example, like if I will give example of authorship. So authorship is the great author Ruskin Bond is also author, but let's take example of Shakespeare. So if I will say Shakespeare's, now I will be writing apostrophe here. Shakespeare plays. Now what is this?
Genitive case indicate Shakespeare space. This indicates that the plays written by Shakespeare, मतलब plays ये खेलने वाले plays नहीं है, जो play हम लिखते हैं. So ये जो play है written by Shakespeare, the plays written by Shakespeare. So इन्हें हम जो है दो शेक्सपियर के प्लेस के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ऑथरशिप. नाउ यू कैन गिव मोर एग्जांपल लाइक द प्रेसिडेंट स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट ने स्पीच दी हम उसे क्या बोल सकते हैं? द प्रेसिडेंट स्पीच. द प्रेसिडेंट्स स्पीच मतलब हमने यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है. ये जो है ये किस लिए इंडिकेट कर रहा है? दिस इज इंडिकेटिंग दैट द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ने स्पीच को डिलीवर किया है. सो ये उसको डिनोट कर रहा है. ओके, नाउ इफ आई विल से वन मोर एग्जांपल लाइक अशोक स्कूल. ओके, लेट मी रेज दिस. इफ आई दिस इज जस्ट एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिव केस बिकॉज यू शुड नो कि जेनेटिव केस क्या है. सो अगर मैं बोलूं अशोक स्कूल, अशोक स्कूल, सो अशोक के साथ भी हमने अपोस्ट्रोफी लगाई है. अपोस्ट्रोफी से प्लूरल नहीं हो जाता. दिस इज फॉर पोजेशन एंड ओनरशिप एंड ओरिजिन काइंड ऑथरशिप. इन सब के लिए ये यूज होता है. सो अशोक स्कूल क्या इंडिकेट कर रहा है? द स्कूल वेयर अशोक गोज. स्कूल जहां पे अशोक जाता है. द स्कूल वेयर, लेट मी राइट दिस ऑल्सो, द स्कूल where Ashok goes. So हम इसे डिनोट करते हैं. So these are some examples of genitive case and possessive case. हम इन्हें दोनों नाम से जानते हैं. Okay, now let's come into our topic, that is forms of the relative pronouns. Now what are the forms? I have told you many means I have told you 3 forms. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में भी मैंने आपको ढंग से बताया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए. सो दैट्स टाइप ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डू हियर. सो लेट्स गेट इनटू द पॉइंट. So I have written the forms and singular and plural which we are going to do here now in this particular video. So nominative, accusative, these two terms I have already told you. You have to see in my first term and second person, first person वाली टेबल में मैंने ये सब कुछ आपको बताया कि nominative, accusative क्या क्या है. ओके, इसके अलावा एक और होता है. ओके, एंड हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जेनेटिव. सो जेनेटिव मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैंने पहले आपको जेनेटिव बता दिया कि जेनेटिव है क्या. सो जेनेटिव, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नॉमिनेटिव इज यूज्ड फॉर सब्जेक्टिव. यू शुड नो वन वर्ड दैट इज सब्जेक्टिव. ये जो है वो सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसे सब्जेक्टिव कहते हैं. दिस इज मेनली यूज्ड फॉर सब्जेक्टिव थिंग्स. ओके, सो सब्जेक्ट्स के लिए वी कैन सिंपली से सब्जेक्ट्स. ओके, सो सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो नॉमिनेटिव होता है और एक्यूसेटिव इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स. दिस इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज आई हैव टोल्ड यू फॉर ओनरशिप, पोजेशन, ओरिजिन, काइंड, ऑथरशिप, इसके लिए यूज होता है. सब्जेक्ट्स, जेनेटिव भी मैंने बता दिया. ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्यूसेटिव यूज होता है, नॉमिनेटिव के लिए सब्जेक्ट्स यूज होते हैं. सो सिंगुलर एंड प्लूरल में क्या होता है? सिंगुलर में, नॉमिनेटिव में मतलब सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं वो. सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा. सो नॉमिनेटिव में वो यूज होता है, जेनेटिव में वूज यूज होता है. एंड एक्यूसेटिव दैट इज फॉर ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज वूम एंड वू. वूम भी यूज होता है एंड वू भी. नाउ वू के आगे मैंने स्टार टाइप बनाया है, दैट इंडिकेट्स दैट वू जो है वो नॉमिनेटिव एज वेल एज एक्यूसेटिव के लिए यूज होता है. वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों के लिए यूज हो रहा है. आई विल बी टेलिंग यू इन एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट नॉमिनेटिव सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, जेनेटिव, पोजेशन, ऑथरशिप, इन सब के लिए यूज होता है. एक्यूसेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. एंड सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट्स में वो यूज होता है, जेनेटिव वूज यूज होता है, एक्यूसेटिव वूम एंड वो यूज होता है. So I hope this is clear to you, and if you remember these all words I have already told you that वो 5 words हैं
मतलब ये तो सिर्फ 3 ही हैं, पर ये वो 3 वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करने वाले थे, वो वाले वर्ड्स नहीं है जो हम नहीं यूज करने वाले थे। लाइक मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज वो, विच, वूम, वूज एंड दैट। सो यहाँ पे हम 3 पढ़ने वाले हैं, वो, वूज एंड वूम। एंड जो हमने नहीं पढ़ने थे वो कौन से हैं, व्हाट है यहाँ पे नहीं, व्हेन है यहाँ पे नहीं, वाई नहीं है, वेयर नहीं है, हाउ नहीं है। सो ये वही वर्ड्स हैं, वही प्रोनाउंस हैं जो हमने यूज करने थे। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ इफ आई विल राइट सम सेंटेंसेस एंड देन आई विल बी टेलिंग यू कि मैंने सेंटेंसेस क्यों लिखे। ओके, सो लेट मी राइट सम 2-3 सेंटेंसेस. So here I have written 4 sentences. Okay, now हम इस पे बेस्ड मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा. So first example is this is the boy or girl who works hard. This is, now this जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. आई हैव मेड दी सेपरेट वीडियो, मीन्स दिस दैट दोज के लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई थी, सो यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो. एंड हेयर आई वॉन्ट टेल यू दैट दिस जो है वो दिस इज द बॉय और गर्ल, मतलब एक बॉय या फिर गर्ल की बात हो रखी है. मैंने ब्रैकेट्स में गर्ल्स ली हैं. ओके, मतलब क्योंकि दोनों की चीज़ों के लिए हो सकती है, बोथ आर यूज्ड हियर इन दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेस. सो दिस इज द बॉय और गर्ल हु वर्क्स हार्ड. ये वो लड़का और लड़की हैं जो कि काम सही करते हैं, हार्ड करते हैं. सो दिस इज द बॉय और गर्ल, यहाँ पे एक ही की बात हो रही है. आई हैव मेंशन अगर हम बॉय की जगह गर्ल भी लिखते तो भी यही सेंटेंस फॉर्म होता. अगर हम गर्ल की जगह बॉय लिखते तो भी यही सेंटेंस होता. So this is for that. Okay, now second sentence, what is this sentence saying? These are the boys. These मतलब प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. These are the boys, ये सारे लड़के जो हैं या लड़कियां, और गर्ल्स लिखा मतलब गर्ल्स के लिए भी ये इम्प्लीमेंट होता है. और गर्ल्स वो वर्क हार्ड. Now this is same sentence, but what are the changes? The changes are these. Here this is used. Here these is used. So these प्लूरल है इसलिए आर लगाया, दिस सिंगुलर है इसलिए इज लगाया. सो दीज आर दी बॉयज और गर्ल्स. यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे गर्ल है, पर ये प्लूरल है इसलिए एस एस लगा दिया. आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स, यू कैन चेक आउट माई दैट वीडियो. वो वर्क हार्ड, वर्क्स नहीं वर्क हो गया. ओके, एंड थर्ड सेंटेंस, व्हाट दिस थर्ड सेंटेंस इज सेइंग? थर्ड सेंटेंस इज सेइंग दिस इज द बॉय और गर्ल whom who all praise. जिसे सारे प्रेज करते हैं, सारे उसको मतलब अच्छा बोलते हैं, प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ टाइप. ओके, सो इसमें यही कहा गया है कि दिस इज द बॉय और गर्ल, यही वो, दिस इज सिंगुलर एंड द नियर बाय ऑब्जेक्ट. सो इज सिंगुलर, एस नहीं ऐड हुआ है. सो दिस इज द बॉय और गर्ल whom who all praise, जिसे सारे प्रेज करते हैं. हम इसमें whom का भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज who का भी यूज कर सकते हैं. हम whom और who दोनों यूज कर सकते हैं. एंड फोर्थ सेंटेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वन, लाइक दीज आर दी बॉयज, मतलब प्लूरल ऑफ दिस, दीज आर दी बॉयज और गर्ल्स whom who all praise, जिन्हें सारे प्रेज करते हैं. ओके, so I hope these all 4 sentences are clear to you. Now it will be noticed that the forms are the same of singular and plural. Singular और plural की forms जो हैं वो सेम ही हैं. Like यहाँ पे singular हैं तो यहाँ पे भी singular ही हैं. Okay, singular and यहाँ पे plural है तो यहाँ पे भी plural है. तो plural की terms भी same हैं. Masculine and feminine मतलब boys and girls are separately mentioned. Okay, masculine and feminine, if you don't know the meanings you can check out my genders video. I have told you each and everything there also. So इससे बस ये पता चलता है कि it will be noticed that the forms are of the same for singular and plural. singular और plural के लिए जो forms है वो same हैं. singular और plural के लिए जो forms हैं वो same हैं. and masculine and feminine also, like boy and girl, male and female. So masculine and feminine भी same है. So I hope this point is also clear to you. Now I want to tell you one more point after this, that is, so the next point that I want to tell you is this point, that is the relative pronoun which. Here we are talking about which. So which, the relative pronoun which
has the same form for the nominative and accusative case. Nominative case means for subjective and for subject, and accusative case is for objects. So the relative pronoun which has the same form of the nominative and accusative cases. So यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जिसमें हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन है, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट आई हैव टोल्ड यू, विच, ये जो विच है जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी जो फॉर्म है मतलब नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो उसकी फॉर्म है वो सेम है. जो इसकी फॉर्म है सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एक्यूसेटिव में जो है वो सेम है इस विच की रिलेटिव प्रोनाउन में. ओके, फॉर्म जो है वो सेम है. सो व्हाट आर द एग्जांपल टू सेटिस्फाई दिस अबव पॉइंट? सो द एग्जांपल इज, दिस इज द हाउस which belongs to my uncle. ये एक घर है जो मेरे अंकल का है, which belongs to my uncle. So this is the house which belongs to my uncle. ये एक घर है जो मेरे अंकल को बिलोंग करता है, मतलब ये अंकल का है. The owner is uncle. Okay. So यहाँ पे जो है वो which का यूज हुआ है. This which is used here for nominative and accusative case में. So यहाँ पे किस लिए यूज हुआ? सब्जेक्ट के लिए. मतलब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो वो नॉमिनेटिव का है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स के लिए हमने विच यूज किया. दिस इज द हाउस, ये वो घर है. दिस इज एंटीसीडेंट. आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी डीप. एंटीसीडेंट. दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल मीन्स विच. सो ये नॉमिनेटिव केस के लिए जो सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली यूज हुआ है. एंड सेकेंड सेंटेंस इज द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट हिम ₹3,50,000. जो हाउस मेरे अंकल ने बनाया है, बिल्डअप किया है, उसकी कॉस्ट है 3,50,000. सो 3,50,000 जो है वो उसकी कॉस्ट है. सो यहाँ पे विच, द हाउस विच माई अंकल बिल्ट, जो घर मेरे अंकल ने बनाया उसकी कॉस्ट 350,000 है. सो यहाँ पे जो विच की फॉर्म है वो सेम है, नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों की जो फॉर्म है वो सेम ही है. द फॉर्म इज ऑलमोस्ट सेम इन बोथ नॉमिनेटिव एज वेल एज एक्यूसेटिव केस. So I hope by seeing these examples you are able to know that the relative pronoun which has the same form for the nominative and accusative cases. This is the house which belongs to my uncle means यहाँ पे nominative the house which my uncle built cost him ₹3,50,000. So इन दोनों में जो है वो जो nominative जो form है वो same है nominative में भी और accusative case में भी. So I hope this particular point is clear to you. Now I want to tell you one more thing, that is the relative pronoun which has no genitive case. इस which में जो है वो कोई genitive case नहीं है, कोई ownership का case नहीं है, no genitive case. Okay, but whose is used as a substitute. पर जो whose है WHOSE जो है वो substitute है of which का. Okay, let me write that also. जो मैंने आपको अभी पहले पॉइंट बताया ये उसके कंटिन्यूएशन में ही है, मतलब दिस इज अ फर्दर पार्ट ऑफ दैट. सो इन दिस पॉइंट इट इज सेइंग दैट द रिलेटिव प्रोनाउन विच, हमने पहले भी विच की बात की. सो द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज नो जेनेटिक केस. ये मैंने आपको बता दी कि कोई जेनेटिक केस नहीं है, नो जेनेटिक केस वाज देयर हियर. ओके, बट whose is used as a substitute for of which. बट आपको पता है कि ऑफ विच विच तो जेनेटिक केस है नहीं. सो हम क्या करते हैं, जहां पे भी ऑफ विच लिखना हो हम उसे ऑफ विच को हटाकर वी कैन यूज वूज. ओके, सो हम ऑफ विच को हटाकर वूज यूज कर लेते हैं. सो दिस पॉइंट यू शुड नो दैट हम ऑफ विच को रिप्लेस करके वी यूज वूज. Okay, no genetic case, but whose is used as a substitute for of which. So I have written one example also. So the example is a triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle. Now this is a fact. You all know this is example, but also it is a fact
कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है? दैट इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल. मीन्स this is a triangle, this side is similar to this is similar to this, means all three sides are equal, and that is called equilateral triangle. But we are not talking about maths here, we are talking about this particular example. So the example is a triangle. So अगर मैं इसकी जगह of which लिखती तो भी सेंटेंस सही होता. A triangle of which three sides are equal. जो ट्राइंगल है उसकी जो थ्री साइड्स हैं अगर वो इक्वल हुई तो दैट इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. बट वी रिप्लेस ऑफ विच विद विच, ओ सॉरी वूज, हमने ऑफ विच को रिप्लेस करके वूज लगा लिया. सो अ ट्राइंगल वूज थ्री साइड्स आर इक्वल इज नोन एज ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो ऑफ विच से ज्यादा वूज अच्छा लगा है सेंटेंस में. इफ यू विल से अ ट्राइंगल of which three sides are equal is called an equilateral triangle. But a triangle whose three sides are equal, अगर हम whose लगाएं तो उससे सेंटेंस अच्छा भी बन रहा है. and the rule is also saying this only that जो relative pronoun which है उसका कोई जेनेटिक केस नहीं है. बट whose जो है वो यूज होता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऑफ विच, मतलब ऑफ विच को हटाने के लिए उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह पे रखने के लिए हम वूज यूज करते हैं. सो रिमेंबर दिस इज अ रूल, यू कैन से रूल और अ पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर. द पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओके. द रिलेटिव प्रोनाउन विच, आई एम स्पीकिंग इट अगेन सो दैट आप इसी में ही इसको लर्न कर लो. ओके क्योंकि ये याद करने वाली चीज है कि जो विच में, ये विच है जिसका कोई जेनेटिक केस नहीं है, बट हम ऑफ विच की जगह हम वूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वी कैन सब्स्टिट्यूट वूज इंस्टेड ऑफ विच, ओके, फॉर इन द प्लेस ऑफ विच. ओके सो अ ट्राइंगल of which three sides are equal is called an equilateral triangle. This is also correct, but we in the point itself if we have to satisfy this above point, so above point में क्या लिखा है कि of which को whose जो है वो substitute करेगा. So triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle. So I hope this point is also clear to you. Now the next point is saying, let me write that point and then I will be able to tell you. Okay, so the next point is saying that the relative pronoun that, now that की बात हो रही है. So that has the same form in singular and plural. Plural और singular मतलब singular and plural में that की same form है in nominative and accusative, मतलब subject में और object में जो है that की same form है, singular में भी plural में भी और nominative and accusative में भी. Okay, so this you should know. So and it has no genetic case. इसका भी कोई genetic case नहीं है. There is no genetic case at all. Okay. So to understand this point, first you should know कि इस point में बोला क्या गया है. So इस point में तो बहुत आसानी से बोला गया है कि जो relative pronoun that है उसकी same form है singular plural में भी और nominative and accusative में भी, मतलब subject and object में भी, and इसका कोई genetic case नहीं है. So example is take anything that you like. कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद है. Take anything that you like. So take anything that you like. इसमें क्या बात हो रही है? इसमें यही बोला गया है कि कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद है. Okay. So take anything that you like. Singular and plural की सेम ही फॉर्म है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की बात हो रही है, मतलब सेम ही फॉर्म है सब्जेक्ट के लिए भी और एक्यूजेटिव के मतलब ऑब्जेक्ट के लिए भी. Take anything you like. And second is he that is content is rich. He that is content is rich. So यहाँ पे भी that का यूज कहाँ हुआ है? जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म जो है वो सेम है नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव में, मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में जो है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की सेम फॉर्म है. Take anything that you like. He that is content is rich. So इन दोनों sentences में क्या है? इन दोनों sentences में जो singular and plural की form है nominative और object मतलब subject और object में वो जो है वो same है. So I hope this point is also clear to you. कुछ भी नहीं था इस point में. that का use बताया कि singular and plural में same है in nominative and accusative case में और कोई genetic case नहीं है.
सो टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, तो दैट कहाँ पे यूज हो रहा है, सिंगुलर एंड प्लूरल को सेम फॉर्म है इन दी नॉमिनेटिव एंड एक्यूसेटिव, and it has no genetic case at all. So I hope this point is also clear to you. Now let's move on to the last point that I want to tell you. Okay, so the last point is the relative pronoun what. यहाँ पे what की बात हो गई है, what. Okay, WH word है what, is only used in singular. Singular के लिए use होता है. Okay, it is only used for singular, only in singular, and has the same form in the nominative and एक्यूसेटिव. नॉमिनेटिव एंड एक्यूसेटिव में यूज होता है. व्हाट का क्या है रोल, व्हाट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैज सेम फॉर्म इन नॉमिनेटिव एंड एक्यूसेटिव. मतलब जितने भी पॉइंट हमने किए उनमें सारी एक तरह से फॉर्म जो है वो नॉमिनेटिव एंड एक्यूसेटिव की सेम है. ओके, सो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए. ओके, कि जो सारी फॉर्म्स है वो सेम है. सो द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज इन सिंगुलर and has the same form in the nominative and accusative. So इसमें भी कुछ भी नहीं था. इसमें हमने क्या किया, what की जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव में सेम फॉर्म है उस सिंगुलर की. ओके, what की. सो एग्जाम्पल क्या, I say what I mean, मैंने वो बोला जो मेरे को लगा बोलना चाहिए. what I mean, जो मेरे को लगा. ओके, मैंने वो बोला. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ what I say what I mean, मतलब मैंने वो बोला जो मुझे लगा बोलना चाहिए. सो what यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो एक तरह की पर्टिकुलर सिंगुलर चीज के लिए जो कि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट में सेम है, सेम फॉर्म में. एंड सेकंड सेंटेंस इज ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, वो फेल हो गया जो जिसमें उसने अटेम्प्ट दिया था. सो ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, ही फेल्ड, वो फेल हो गया जिसमें उसने अटेम्प्ट किया था. जिस भी चीज में उसने अटेम्प्ट किया था, ही फेल्ड इन दैट, ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड. सो यहाँ पे भी व्हाट हुआ जिसकी सिंगुलर फॉर्म है. ओके, ही इज सिंगुलर. ओके, ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, तो व्हाट इज हेयर इन सिंगुलर फॉर्म एंड हैज द सेम फॉर्म इन नॉमिनेटिव एंड एक्यूसेटिव, और उसकी सेम फॉर्म है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में. ओके, so I hope this point is also clear to you. I say what I mean is the first example and he failed in what he attempted is the second example for this particular point to be satisfying. Okay, to satisfy this above point we have two examples that I have already told you. I have told you meanings also, and I have told you everything in this particular forms of the relative pronouns. So I hope this video is clear to you. If you have any query you can ask me in the comment section. And if you like this video, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.